नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी आप बहुत बढ़िया हो गए। आज हम फिर मिले हैं केमिस्ट्री के एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के लेक्चर का। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक है चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको कुछ टॉपिक देखने मिलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, एंड दूसरा आता है सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर जहाँ पे हमको इसको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो इसके क्वेश्चंस आपको दोनों ही चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो जेडब्ल्यू हो कि नीट हो। ठीक है, वो दोनों ही चैप्टर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात हटा भी दूं तो ये बहुत जगह इनडायरेक्टली भी आते हैं। मीन्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं अपीयर होगे, पर इनडायरेक्टली आपको इनका कहीं ना कहीं यूज तो करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। ठीक है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चंस के, दूसरे टॉपिक्स के बेसिक्स में हेल्प करता है। एंड पीवाईक्यूज तो इसे बहुत सारे आते हैं, पहले हम अच्छे स्टडी करेंगे देन लास्ट में पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं फिर आज के लेक्चर को। ठीक है, सो जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको आरंभ करने से पहले हमें कुछ और टर्म्स पहले पता होने चाहिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है किसकी, कि व्हाट इज अ सोल्यूशन। व्हाट इज अ सोल्यूशन, ठीक है, ये पहले पता होना चाहिए, बाद में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह देखेंगे। व्हाट इज अ सोल्यूशन, क्या होता है सोल्यूशन। अभी आप दिमाग में सोच रहे होगे सोल्यूशन के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया तो होगा, पर एग्जैक्टली डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम किसको सोल्यूशन बोल सकते हैं किसको नहीं, ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम उसको पहले क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सोल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सोल्यूशन की। अगर होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनको मिलाने से जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है होमोजीनियस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टर्म आ गई ये वाली होमोजीनियस। ठीक है, दूसरी आ गई होमोजीनियस। ठीक है, ठीक है, होमोजीनियस मीनिंग का क्या होता है कि यूनिफॉर्म होना या सेम होना। एग्जैक्टली क्या होता है मैं आगे और एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बस सुनते जाइए और टर्म समझते जाइए। ठीक है, ये और इसमें आगे लिखता हूँ, एवरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है हमेशा, तो उसमें दो कंपोनेंट अवश्य हो गए, वो भी हमेशा हो गए। क्या, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। ठीक है, ये आपको हर जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि सोल्यूशन इज ऑलवेज इन सेम फेज as that of solvent. Solution is always in same phase as that of solvent, meaning जो भी हमारे सॉल्वेंट का फेज होगा, फेज का मीनिंग क्या है कि लिक्विड, सॉलिड या गैस जो भी होगा, जो हमारे सॉल्वेंट का फेज होगा वो हमारे सोल्यूशन का फेज होगा। ठीक है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं और इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम बात करते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, दो मेन कंपोनेंट आते हैं। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब अभी आपको समझ जाएगा देखो क्या होता है। सोल्यूशन का दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं इसकी बात करूं सोल्यूट की, ऐसा कंपोनेंट
सोल्यूशन में दो कंपोनेंट, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। कंपोनेंट शॉर्ट में लिखता हूं विच इज इन लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और यहाँ पे लिखते हैं विच इज इन लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कि कम क्वांटिटी में रहेगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, ठीक है। अभी आप बस आराम से सुनते जाइए, ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल से आपको सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं बताऊंगा क्या होता है, होमोजीनियस का मीनिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस आप टर्म्स को पकड़ते जाइए। अभी ये तो होगी पहली बात, ये एक डेफिनेशन देते हैं। दूसरा एक और बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है। सोल्यूट की अगर हम बात करें, ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे मीन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। एंड ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। विच यहाँ पे लिख दो, तो कंपोनेंट विच गेट्स डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंपोनेंट विच dissolves other in itself, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब दो अलग अलग डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। वैसे अभी जैसे कि अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशंस की, तो आप ऊपर वाली है वही मेनली यूज होती है, पर अगर कभी कभी फर्स्ट वाली अगर वर्क नहीं कर रही तो हम सेकंड वाली का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक, किसको हम बोलते हैं, एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की बात बताओ, ठीक है। मान लो कि आपके पास 250 ml पानी है, ठीक है। आपके पास एक वो है बीकर, उसमें 250 ml पानी है, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से घोल लेते हैं। क्या होगा, अगर आपके पास 250 ml का बीकर है उसमें आप 1 चम्मच नमक डालते हैं, जब आप डालोगे तो कुछ नमक गायब हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है, कुछ नमक जाके नीचे बैठ जाएगा। फिर आप उसको स्टीयर करोगे थोड़ी देर, मतलब अच्छे से मिलाओगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मिलाने के बाद क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद पूरा नमक गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड जो आपका नॉर्मल वाटर था वो बन जाएगा खारा पानी, एक सॉल्टी वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूँ कि मान लो ये रहा नमक है ना, वाइट से बनाते हैं, ये रहा नमक, ठीक है। ये क्या है, सॉल्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम सॉल्ट हो गया। दूसरा हम लेते हैं बीकर, ठीक है, प्लस ये होगा बीकर कितना मैंने यहाँ वाटर लिख देते, वाटर कितना, ये 250 ml। हमारे पास सॉल्ट और ये पानी बनेगा क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे एक बीकर, ठीक है, एक बीकर बनाएंगे जिसके अंदर पानी है, ठीक है, और साथ में बीच में नमक इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैंने उसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम नाम दे, इसकी हमारा बन जाता है मिक्सचर, या मैं इसको नाम देता हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि हमने 5 ग्राम पानी 250 ml में डाल दिया तो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमको टर्म सीखनी थी। सबसे पहले मुझे बताओ इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन होगा। जैसे हमने डेफिनेशन देखी क्या थी भाई, जिसकी लार्जर क्वांटिटी वो बनता है सॉल्वेंट, ठीक है। लार्जर क्वांटिटी वाटर की है तो ये हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। लेस क्वांटिटी किसकी है, सॉल्ट की, तो ये हमारा हो जाएगा सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूट होगा। और जो सेकंड डेफिनेशन है देखो,
सॉल्ट डिजोल्व हुआ तो वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है, एंड दूसरी ओर वाटर ने अपने अंदर डिजोल्व किया, इसका मीनिंग क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन से बता दिया। आशा करता हूँ ये एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक अगली टर्म्स के ऊपर कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मुझे बताना, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर। अगर मुझे नॉर्मल टर्म्स में इसका मीनिंग पता है एवरीवेयर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ समथिंग विच इज सेम, जो हर जगह सेम हो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हर जगह से यूनिफॉर्म होना, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको बताता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे कि आप मान लो, जो अभी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था ना, ये वाला, इससे आपको समझाता हूँ यूनिफॉर्म का मीनिंग। मान लो कि मेरे पास कंसीडर ए सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी हमने बनाया था वो मैं यहीं ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लेकर आ गया और यहाँ रख दिया, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमने अभी अभी बनाया था, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ लाके रख दिया। अब देखने की बात क्या है, यहाँ समझने की, मान लो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से आप 1 चम्मच खारा पानी निकालते हो, ठीक है, टॉप से, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून आपने निकाला, 1 टेबल स्पून टेकन आउट, ठीक है, फ्रॉम टॉप, सबसे ऊपर में से, देन उसके बाद मिडल, देन उसके बाद बॉटम। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो बीकर था, आपके पास एक चम्मच है, ठीक है, चम्मच से आपने यहाँ पे निकाले पानी, पी के देखा इसको, ठीक है, पी के देखा मैंने, खारा था, ठीक है, खारा पानी। मिडल की बात करते हैं, मैंने यहाँ से एक पाइप डाला और निकाला, फिर उसके बाद पी के देखा, खारा था। देखने वाली बात क्या है, सेम खारा था। बॉटम की बात करते हैं, यहाँ से निकाला मैंने एकदम ये बॉटम से नीचे, ठीक है, टेस्ट किया, अब भी खा रहा है, तीनों जगह खारापन मिल रहा था। पर देखने वाली बात क्या है, मुझे तीनों समय सेम ही खारापन लगा, मुझे ही नहीं। अगर आप भी आएंगे यहाँ पे और पी के ट्राई करेंगे तो आपको भी सेम खारापन मिलेगा, तीनों जगह सेम खारापन मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे इसको और आगे डिफाइन करना है कि हमको ना सेम सॉल्टीनेस मिल रही है तीनों जगह, सेम सॉल्टीनेस, सेम सॉल्टीनेस, सॉल्टीनेस, ठीक है, सेम खारापन मिला। या मैं इसको और बोल सकता हूँ कि जब मैंने ऊपर से चम्मच डाला तो उसमें अगर मैं देखूं कितने आयंस मिलेंगे NaCl के, वहां पे जितने मिलेगा टॉप से निकालने पर, अगर मैं बीच वाले चम्मच को देखूं, जब मैंने बीच में डाला था उसमें मुझे उतने ही आयंस मिलेंगे, और अगर मैं सबसे नीचे भी आके देखूं तो 1 चम्मच के अंदर मुझे उतने ही आयंस मिलेंगे NaCl के जितने मुझे सबसे टॉप पे मिलते। कहने का मीनिंग क्या है, सेम सॉल्टीनेस है, सेम कंपोजिशन है, ठीक है, दोनों ही बातें सेम है। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट टॉप इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन एट मिडल इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन एट बॉटम। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन तीनों जगह सेम मिला है तभी हमको सेम खारापन मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस, कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हमने सोल्यूट को डाला तो पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे सॉल्वेंट के अंदर किसी भी कोने से आप निकाल लो, हर जगह सेम मात्रा में पहुंच गया, ठीक है। मीन्स कहीं पे ऐसा नहीं कि नमक हमने डाला तो कहीं ज्यादा खा रहा है कहीं कम खा रहा, पूरे के पूरे अंदर वो बरोबर फैल गया, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वो घर पे अगर पानी आता है, घर पे को आता है पतंजलि का रोज शरबत आता है, ठीक है, रोज शरबत, उसका आप 1 चम्मच डाल के पूरा मिलाओ,
एक चम्मच को जब आप डालते हैं ना तो देखना कुछ जगह पानी दिखता है, कुछ जगह जब वो ड्रॉप जा रही है तो रेड रेड दिखता है, और जब आप स्टीर करते हो तो पूरा का पूरा रेड हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि वो होमोजीनियस हो गया। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लाल दिख रहा है कहीं कम लाल दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम लाल हो गया। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म होना, इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस होना। और अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में हूं तो मैं बोल सकता हूँ होमोजीनियस का मीनिंग क्या है कि आप कहीं से भी निकालो तो आपको सेम कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, अगर आपने सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर और सेम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन निकाला है। अगर आपने ऊपर में से 2 चम्मच निकाला और यहाँ से 1 चम्मच निकाला, तो ऊपर वाले में ऐसा नहीं कि खारापन बढ़ जाएगा, खारापन नहीं बढ़ जाएगा, खारापन उतना ही लगेगा, पर क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा सोल्यूशन निकाला ना। इसको मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूँ कि होमोजीनियस का मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन सेम होना थ्रू आउट, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड क्योंकि अब हम सोल्यूशन के अंदर देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए हमको जब भी अगर किसी सोल्यूशन को स्टडी करना है, उसके बारे में कुछ भी आपको पढ़ना है, तो आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं तो अलग अलग वर्क करते हैं, इस कारण से हमको अलग अलग टर्म्स देखने को मिलती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की। अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स है, तो मैंने क्या किया कि उसको लिख के रख लिया, क्योंकि लिखने में बहुत समय चले जाता, तो उससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा जो पहला टर्म आता है वो है मास परसेंटेज का, ठीक है। मास परसेंटेज इसको डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है परसेंटेज W/W, ठीक है। अलग अलग सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं कहीं पे भी, पर ये समझने के लिए क्या है, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। में मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। कहने अभी हमने देखा ना सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। आपको एक बात बता दूं, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सेकेंडरी टर्नरी ऐसे अलग अलग आ सकते हैं, मीन्स एक सोल्यूट हो सकता है, 2 सोल्यूट हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हमने भी बनाया ना सोल्यूशन की, पानी के अंदर हमने नमक को डिजोल्व किया, हम साथ में शक्कर भी थोड़ा डिजोल्व कर देते हैं, बन जाता है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें मास परसेंटेज की, तो ये है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जो भी हमारे पास मास रहेगा सोल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, मींस ऊपर केवल सोल्यूट का मास है बट नीचे पूरा का पूरा मास है, ठीक है। तो हम उसका यूज करेंगे इनटू 100। ये हम कब यूज करते हैं, जब मेनली हमारे पास जो सोल्यूशन है वो पूरा पूरा सॉलिड फेज में है, तो हम इसका यूज करते हैं ज्यादातर मास परसेंट का, ठीक है। दूसरी जगह भी कर सकते हैं पर मेजोरिटी हम तब करेंगे। अब देखो मैंने एग्जाम्पल मीनिंग में डाल रखा है कि 20% मास, इसको ऐसे ही बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंटिंग 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना बच्चों, गलती मत कर देना कि यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम, तो आप परसेंटेज देख के सोचो कि 20 ग्राम 100 पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। 20% W/W मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 20, देखो फॉर्मूला क्या है, 20/20 प्लस 80, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हमारे सॉल्वेंट का मास इनटू 100, तो आंसर आएगा 20%, ठीक है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, जैसा मास परसेंटेज था वैसा ये है, बस एक इसके लिए रहेगा लिक्विड्स के लिए ज्यादा यूज होगा, क्योंकि लिक्विड को हम मेजर टाइम में करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। सोल्यूट का ऊपर, क्योंकि हम कंसंट्रेशन किसका निकाल रहे हैं, सोल्यूट का निकालते हैं ना। कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर मास ऑफ सोल्यूशन जो भी हमारे पास दिया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर गिवन सोल्यूशन या पर गिवन जो भी रहेगा वेट या वॉल्यूम, ठीक है। अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपने देखा होगा, देखो मास बाय वॉल्यूम ये स्पेशली कब यूज करते हैं, जैसे भी हमने जो नमक वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। नमक को पानी में डाल के हम मिला रहे हैं, नमक क्या है, सॉलिड है, तो नमक का हम क्या लेंगे, मास लेंगे, नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमारा वॉल्यूम जैसे 250 ml था हमारे केस में, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो थोड़ा सा अलग है, 20% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखो 20% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि
जब हम सॉल्व हमारा जो होगा क्या कहते हैं नमक, उसको पानी में डाल के डिजोल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम नाप रहे तो वो उतना का उतना ही रहेगा। इस कारण से ये थोड़ा सा अलग दिखने में कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। पीछे हमने क्या देखे थे, 20% वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर में टोटल मास लिखते हैं तो क्या होता है 20 + 80 चले जाता है पूरा पूरा, क्योंकि मास को हम जोड़ सकते हैं, मास एडिशन करता है ना। पर यहाँ कैसा होता है कि जो हमारा मास है वो वॉल्यूम को बढ़ा नहीं रहा है, इसी कारण से वॉल्यूम 100 का 100 है यहाँ पे। इस बात को ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये वर्क करती है और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, आगे वर्क करेगी। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। ये इसका सिंबल है ग्राम पर लीटर, ठीक है, और यूनिट भी इसका जाता है ग्राम पर लीटर। अगली टर्म आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो या मोल्स ऑफ सोल्यूट हो, बात एक ही है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या डीएम क्यूब। ये बात तो आपको पता होगी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ये एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग बात नहीं। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यूनिट हमारे पास मोल पर लीटर। यूनिट निकालना भी आता ही होगा आपको, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट क्या आएगा, मोल आता है, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम है तो लीटर में आएगा, ऊपर मोल हो गया नीचे लीटर हो गया, वही हमारा है मोल पर लीटर, या फिर लीटर को ऊपर लेकर आ गई लीटर इनवर्स। एक और बात ध्यान देने की कि कभी कभी आपको ना लीटर इनवर्स की जगह ना डीएम क्यूब इनवर्स देखने को मिलेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उसका मीनिंग सेम ही होता है, और मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, सबका मीनिंग सेम ही जाता है। देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। देखो ये वाला मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम डिनोमिनेटर में एज इट इज, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, हेल्पफुल है ये फॉर्मूला। मोलैरिटी के बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ऊपर दे दिया, ठीक है, एंड हर बार मोल्स सोल्यूट के निकालने रहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मांगा है, ठीक है, ध्यान में रखना बात को। एंड यहाँ पे देखो क्या मांगा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट का मास मांगा है, वो भी कायम है इन केजी। ध्यान रखना इस बात को। मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी के अंदर क्या आता है, केवल सॉल्वेंट का मास आता है, वो भी इन केजी। यूनिट क्या आएगा, मोल पर केजी और मोल केजी इनवर्स, तो ये तो पता है हमको, ठीक है। अगला टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये देखो ये है, इसको पता है ये एक्चुअल में जाय है, एक टर्म आता है लेटिन या ग्रीक में जाय बोलते हैं इसको, ठीक है। पर क्या होता है, इसको लिखते लिखते ना ये ऐसा हो गया है, मतलब इसका अर्थ क्या मेरा कहने का कि लिखते लिखते ना इसको एक्स बना दिया है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना उसे एक्स लिखते हैं, एक्चुअल में वो जाय होता है, बट लिखते लिखते एक्स हो गया। अगर आपने एक्स भी लिख दिया, मीन्स अगर ऐसे भी देखो ये इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे भी लिख दिया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना कि स्मॉल वाला एक्स लिखना है, कैपिटल वाला नहीं है। देखो कैपिटल एक्स नहीं है, स्मॉल एक्स, छोटा सा एक्स लिखना है आपको, ठीक है। कंसीडर अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मान लो कंटेनिंग सोल्यूट ए एंड बी, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज गिवन बाय। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, नाम में दिया है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मीन्स ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है, पर किसका मोल फ्रैक्शन है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो जैसे कि आपके पास है 12 ऑरेंज है आपके पास, ठीक है, प्लस 6 एप्पल है, तो टोटल फ्रूट कितने हो गए, 18 फ्रूट्स हो गए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ऑरेंज का फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे सर, आप बोलोगे 12/18, ये फ्रैक्शन हो जाएगा ऑरेंज का। अगर मैं बोलूँगा एप्पल का फ्रैक्शन, तो कितना बोलोगे, 6 एप्पल है, टोटल 18 है, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/3,
इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 2/3, तो ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। आप अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करते तो ऐसे लिखते हैं 2:1, ठीक है। ये हो गया रेशो, ये हो गया फ्रैक्शन। सिमिलरली जैसे यहाँ हमने फ्रैक्शन निकाले ना, जिस तरह हमने यहाँ निकाले सेम यहाँ पे भी होता है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अभी हमने क्या किया, एक ऐसा सोल्यूशन मानो जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक ए और बी है, ए सोल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन के बेस में लिखे हमने, मतलब राइट साइड में बेस में ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मीनिंग हमने ऊपर क्या लिखा है, केवल ए के मोल, और नीचे हमने देखो क्या लिखा है, टोटल मोल्स। ऊपर हमने केवल ए के मोल्स लिखा है, नीचे टोटल मोल्स लिखे है। और ये देखो नीचे टोटल लिखा है, यहाँ पे भी टोटल लिखा है, और ऊपर इस ए के मोल और यहाँ पे केवल जो भी इसका भी हम नाम करें। तो जो मैंने यहाँ आपको बताया वही फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला। ये डिनोट करने का वे होता है, नीचे से लिख के दिखाता है। इसकी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम अगर बी की बात करें, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मीन्स टोटल मोल्स, ठीक है। इसको ऐसे ही बोला जाता है। इसको अगर मैं बोलना रहा तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ये एक टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। मीन्स एक सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो गए सबके मोल्स निकालेंगे और उसको डिनोमिनेटर में लगाते जाएंगे, एंड जिसका भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन रेडी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की एक और बात है कि वो फ्रैक्शन है क्योंकि, तो फॉर अ गिवन सोल्यूशन जब आप जितने भी कंपोनेंट दिए सोल्यूशन में सबके अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे और उसको ऐड करोगे, मीन्स एडिशन करोगे, तो आंसर आपका 1 ही आएगा। जैसे अभी मैंने चला गया यहाँ से, तो अभी मैंने जो सेब और उसका एग्जांपल दिया था उसमें क्या आया था हमारा फ्रैक्शन, 2:3 आया था और एक 1/3 आया था, है ना, ये आया था ना। अब इसका अगर मैं सम करूंगा तो देखो क्या होगा, प्लस इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 2 + 1 इज इक्वल्स टू 1, 3/3 आएगा जो कि आंसर 1 आएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स ही है कि अगर पूरे फ्रैक्शन का सम किया जाए सोल्यूशन के अंदर तो हमेशा 1 आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ये हेल्पफुल होता है कि आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ दूसरा निकालना रहा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और एक और बात, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस टर्म। अभी तक हमने जितना भी देखा सबका कुछ ना कुछ यूनिट परसेंट है, तो कभी मोल पर लीटर है, मोल पर केजी है, पर ये यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस है? क्योंकि ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम टर्म आती है ना, दोनों जगह सेम टर्म आती है। देखो ऊपर भी मोल्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी मोल्स दिया हुआ है, और यहाँ पे भी टोटल करने के बाद मोल्स ही तो मिलेंगे। तो चाहे डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर दोनों जगह मोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऐसे, इस कारण से भाई यूनिट नहीं आता इसका कुछ। चलो ये तो हो गया यहाँ तक, आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट लग सकता है क्योंकि मैं पहले से लिख के लाया था वो, पर आप उसको आराम से चाहे तो एक और बार देखना या फिर पॉज करके लिख के देखना, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, वो बस आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, सो दैट आप इजीली अपने क्वेश्चन कर सकें। अब मैं यहाँ बात करता हूँ 8 टर्म, ये पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम या फिर पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका यूज कब होता है, देखो आपको ये बात तो पता है कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसको 90% आया हुआ है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 90% का मीनिंग क्या होता है कि अगर 100 टोटल है हमारे पास तो वो 90% मतलब 90 मार्क्स उसको आए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा वो होता है परसेंटेज का मीनिंग, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग पता क्या होता है? मिलियन का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास 10⁶ मीन्स 1 मिलियन अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है तो उसमें से हमारी क्वांटिटी कितनी आई होगी। जैसे व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन इज यूज। जब कोई क्वांटिटी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है तब हम पीपीएम या पीपीबी का यूज करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल पता है इसका क्या होगा कि जो पोल्यूशन होता है हमारा, कभी आप देखना AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें जाके देखना, तो उसमें देखना जो SO2 का लेवल होगा
या फिर NO2 का लेवल होगा, उसके लिए पता है वो लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, PPB यूज करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो देखो, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मीनिंग हमारे पास जो भी सोल्यूट है उसके कितने पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हम जितने भी बाकी कंपोनेंट है हमारे सोल्यूशन के उनके पार्ट्स डालेंगे इंटू 10⁶, क्योंकि हमें मिलियन में निकालना है। अगर हमको बिलियन में निकालना है तो 10⁹ लिखेंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया यहाँ पे सो दैट आप समझ सके क्या है। देखो अगर हमारे पास 12 ppm ऑफ SO2 है, ठीक है, इन एयर, उसका मीनिंग क्या होता है, PPB लिखा हुआ पार्ट्स पर बिलियन। इसका मीनिंग क्या होता है कि 12 पार्टिकल्स ऑफ SO2 आर प्रेजेंट फॉर एवरी 10⁹ पार्टिकल्स ऑफ एयर। इसका मीनिंग क्या होता है कि हर हमारे पास अगर 12 PPB का सोल्यूशन, इसका मीनिंग ये है कि हर 1 बिलियन पार्टिकल जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके अंदर आपको 12 पार्टिकल SO2 की मिलेगी, ठीक है। और जो एयर के पार्टिकल है उसके अंदर बाकी सब आ गया, मींस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये वो सब, ठीक है, सब मिलाकर जो पार्टिकल बने होंगे 10⁹ या 1 बिलियन, उसके अंदर में हमारे SO2 इतना प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। सिंस गैसेस आर मेजर्ड इन वॉल्यूम वी कैन से दैट 12 ml ऑफ SO2 इज प्रेजेंट फॉर एवरी 10⁹ ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मीनिंग क्या होता है कि क्योंकि हम बिलियन से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं। देखो ये परसेंटेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्क्स की बात की, जैसे कि इसको 90% आता है, वो क्या बोलते हैं कि मेरे को 90% है। उसका मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 मार्क्स होते तो उसको 90 मार्क्स आए हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर उसके पास 90 वॉल्यूम था, सॉरी टोटल 100 वॉल्यूम था, तो उसके पास कितने 90 वॉल्यूम है। अगर उसके पास 100 kg वजन था तो उसके पास 90 kg वजन है। तो हम वैसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस गैसेस आर मेजर्ड इन वॉल्यूम, हम चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं 12 ml ऑफ SO2 इज प्रेजेंट फॉर एवरी 10⁹ ml। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 12 kg ऑफ SO2 इज प्रेजेंट फॉर एवरी 10⁹ kg, ठीक है। पर गैस और kg मेजर तो नहीं करते हैं, ठीक। एक और ये बात अच्छा यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर होगा ना। ये हमेशा ट्रेस क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन। हम जितना इनका क्वेश्चन में यूज करेंगे ना उससे आपको और ये क्लियर हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो क्या होता है, पहला पॉइंट लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स having volume in their formula are affected by temperature ठीक है, टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। और सेकंड क्या है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, concentration terms don't have volume, ठीक है, don't have volume in their formula are not affected, or are this formula remain unaffected by temperature, by changing temperature लिख सकते हैं। क्या होता है, देखो ये बात निकली क्यों, क्योंकि क्या होता है जो वॉल्यूम होता है हमारा वो ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ने लगती है, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिनके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये देगा,
मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बदल गया मीन्स वो बढ़ गया या कम हो गया और हमारा वॉल्यूम उससे चेंज हो गया तो मीन्स हमारी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पर अगर इसकी बात करते हैं मोलैरिटी की, यहाँ पे देखो मोल्स है, मास है, वॉल्यूम बताया नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम पे अफेक्ट करता है। एंड अगर वॉल्यूम इस फॉर्मूले में आ गया, ठीक है, तो ये जो हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया तो ये चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम नहीं आया तो ये भी चेंज नहीं होगी, मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगी। पर जैसे कि वॉल्यूम परसेंटेज, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया, तो ये भी चेंज हो जाएगी। तो जिन जिन में वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो चेंज हो जाएगी, जिन जिन में नहीं होगा वो नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया टेम्परेचर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गया। कुछ भी नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने डाउट को। इसमें अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पी वाई क्यूज। ठीक है, पी वाई क्यूज में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद हमें पी वाई क्यूज करना है। ठीक है, इजी इजी है, आसानी से हो जाते हैं, आराम से करते हैं। ठीक है, देखते कैसे जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। थोड़ी देर बस पहले मैंने बताया कि जिन जिन फॉर्मूले के अंदर चार ऑप्शन दिए हुए, जिन जिन के अंदर वॉल्यूम आता है वो डिपेंड करते हैं, जिनके अंदर नहीं आता वो नहीं करते। क्या पूछा, डिपेंडेंट मोलैरिटी। मोलैरिटी में आता है फॉर्मूला, आता है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। करता है डिपेंड। वेट परसेंटेज नहीं आता, वॉल्यूम कहाँ से करेगा। मोल फ्रैक्शन भी नहीं करता। मोलैरिटी, मोलैरिटी, अरे मैंने रॉन्ग कर दिया, ये वाला है मोलैरिटी, मैंने इसको गलत समझ पढ़ लिया। मोलैरिटी, मोलैरिटी यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये तो ये होता है मोलैरिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा। मोलैरिटी डिपेंड करती है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आता है, इसके अंदर। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, इसके लिए याद है मैंने अभी ये स्लाइड दिखाया था, ये वाली, ये इससे काम हो जाएगा। ये वाला हो गया पहला। अगली बात करते हैं 2022 नीट, इसके पहले वाला कब था, 2017 का था। ठीक है, ये वाला देखते हैं। इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट देयर इज क्या, देयर इज 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है सॉल्वेंट के बारे में कि भाई कितना होगा। अब मुझे बताओ, ये दिखा आपको, ये हिंट है इसका 1 मोलर। देखो अगर कभी लिखा ना 1 मोलर या 1 मोलैरिटी तो उसका मीनिंग समझ लेना। उसका मीनिंग क्या है, 1 मोलर का मीनिंग वो बोल रहा है कि 1 मोल पर केजी। ठीक है, मोलैरिटी जो होता है ना, उसकी जो यूनिट है, कई बार उसको ऐसे 1 मोलर लिखते हैं। मोलैरिटी की जगह पता है क्या लिख देते हैं, मोलर इससे ये हो गया, मोलर हो गया। ठीक है, उसके लिए मोलर LAR लिख देते हैं, या फिर कैपिटल M भी यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, देखो 1 अब ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मॉल m। ठीक है, तो समझ जाना सबका मीनिंग सेम ही होता है। अब देखो कितना आसान दिख रहा है, 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.4 माइक्रो सोल्यूट देयर इज, कितना सॉल्वेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट। ये पूछा हुआ है, आपको, और ये दोनों दिए हुए हैं। मोलर कितना था 1। ठीक है, ये वो 1 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था ना, याद होगा अगर आपको। ये देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पूछा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपॉन, इसका आंसर क्या आएगा, x लिखते हैं, x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0.5 kg। 0.5 kg का मीनिंग क्या है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आसान था ये भी। इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, JW का 2022। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल वाटर। मतलब 1 मोल इथाइल अल्कोहल को 9 मोल वाटर में डाल के हमारा सोल्यूशन बनाए।
देख के पता लग रहा है 1 मोल हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूट, 9 मोल वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज, अब मास परसेंट पूछा हुआ है, देखो ये तो पता लग गया हमारा कि ये सोल्यूट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, एंड ये जो है ये है हमारा सॉल्वेंट, ये तो पता लग गया हमको क्योंकि क्वांटिटी 9 मोल वाली की ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात हम इसकी बात करते हैं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास परसेंट का फॉर्मूला है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ये था हमारा, ठीक है, इंटू 100 निकालते हैं। देखो मास ऑफ सोल्यूट 1 मोल इथाइल अल्कोहल दिया है, मुझे बताओ अगर आपको मोल दिया हुआ है, पता है फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, ये आता है, पता है हमको ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। निकालना क्या हमको, मास निकालना है, मोल्स दिया हुआ है, मोलार मास निकाल लेंगे। इथाइल अल्कोहल का मोलार मास कितना आएगा, C2H5OH कितना आएगा, देखो 12 टू 24, 6 है तो 6 30 हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 46 आ गया, 46। सो मोल्स कितने थे 1, मास x हमने पकड़ के रखा था, मोलार मास आया 46, तो x इज इक्वल टू 46, ठीक है। ये निकाला मैंने C2H5OH 12 टू 24, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 5 6 और ऑक्सीजन 1 है तो 16, ठीक है। 30 40 40 तो x आ गया 46, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 46 प्लस 9 मोल वाटर। वाटर का अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ मन में, हमको होता है मोल्स 9 दिए हुए, वाटर का मोलार मास कितना है 18 9 से कितना होता है 162, 89 का 162 होता है, ठीक है। कर दो इसको पूरा सॉल्व, 46 अपॉन और क्या हुआ है ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंटू 100 भी चल रहा है, और ये आएगा 8 8 0, यहाँ पे हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाय दिस 4 4 16, 6 8 48। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ। 202 कितना आ जाएगा 416, ये आ गया पहला। कितने बचेंगे इसमें 4 ये गए और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 4, ठीक है। 44 हो गया, नीचे आएगा। फिर उसके बाद 216 बचे कितने यहाँ पे 20 24, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 22 का पॉइंट लगाऊँ तो फिर से 2 आएगा, ठीक है। तो मैं इतना करने के बाद ये बोल सकता हूँ कि मैंने ज़्यादा ही जगह ले लिया, आंसर हमारा फाइनली आया हुआ है ये वाला 22.2, और क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 हमारा आंसर परसेंट, ठीक है। हमको इंटीजर टाइप था तो ये आ गया हमारा आंसर 22। इजी था, देखो हमने कैसे किया, बस मास निकाले पुट करते चले गए, मास परसेंट निकालना था। इसकी बात करते हैं जेडब्ल्यू मीन्स का, ठीक है। द मोलैरिटी m ऑफ aqueous solution containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in 500 ml of water is, देखो क्या पूछा है, हमेशा न्यूमेरिकल करने का ये ढंग है कि पूछा क्या ये पहले पता होना चाहिए। पूछा है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसका सोल्यूशन है एक्वायस सोल्यूशन, ठीक है। जब भी कहीं एक्वायस वर्ड दिख जाए, देखो मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। एक्वायस अगर दिख जाए इसका मीनिंग होता है सोल्यूशन containing water as other component, ठीक है। और वो भी क्या रहता है कंपोनेंट मेजरली एज सॉल्वेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कभी आपको दिखा एक्वायस सोल्यूशन तो उसका मीनिंग होता है कि वो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कभी कभी एक्वायस सोल्यूशन लिखा तो होता है पर हमारा वाटर जो रहता है वो सॉल्वेंट नहीं रहता।
पर आप मान के चलो अगर एक्वायस रहा तो आपको मेजर ऑफ केसेस मिलेगा वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वायस सोल्यूशन दिया हुआ है किसका, NaCl का। इसका मीनिंग क्या है, ये सोल्यूशन के अंदर में NaCl प्लस H2O है, ठीक है, जिसमें से NaCl का वेट कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्या निकालना था, मोलैरिटी। मोलैरिटी किसकी निकालेंगे हम, सोल्यूट की। सोल्यूट हमारा NaCl है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया सॉल्वेंट की तरफ प्रेजेंट होगा। अगर ये हमको निकालना, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन मोलार मास। इसके मोल्स निकालना है हमको, तो मास ये हो जाएगा, दिया हुआ है। NaCl का मोलार मास कितना होता है, NaCl का होता है 23 और इसका होता है 35.5 मौलिक मोलार मास, ठीक है। तो ये सम करेंगे कितना आएगा, 58.5 ये आ गया, ठीक है। 58.5 ये हो गया मोल इंटू 1 वॉल्यूम कितना हुआ है 500 ml। ml को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे ये ऐसे आता है नीचे, ठीक है, 1000 उसको मैंने काट के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, वो ऊपर चले जाएगा। ये समझा ना मैंने कैसे लिखा। अगर आपको याद होगा मैंने बहुत अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, ये देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम। तो यही तो मैंने वहां पे किया है, ये मैंने वहां किया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे वही किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 सा ये हो गया 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको मैं बहुत साफाई से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 585 इंटू 10⁻⁻2 पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया, 585 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, इंटू 2। इससे कट गया, ये एक से ये कट गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल आंसर 0.2 वहां पे। और यूनिट क्या आएगा इसका, मोलैरिटी पूछा है तो ये आएगा इसका यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है। ऐसे करना था, डिफिकल्ट नहीं था ना आपको। देख रहे हैं आप किस तरह जो हमने पढ़े फॉर्मूले उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। JPY किस चल रहे हो, कौन सा था, 2024 का था। इसको देखते हैं 2024। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोलर। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज, मीन्स क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी हमको दिया हुआ है एक्वायर्ड सॉल्यूशन की दिस, और क्या हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वायर्ड सॉल्यूशन पूछा है। डिफिकल्ट है क्या ये, इसमें एक टर्म पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। देखो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है 4.44 मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी में कैसे कह रहा हूँ मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। मोलैरिटी दी हुई है स्मॉल एम। स्मॉल एम देखा ना तो मेरे को ध्यान में आया कि भाई मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी है, ठीक है। मोलैरिटी इतना दिया हुआ है अपने को, और पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जो पूछा है सबसे पहले ध्यान उस पर जाना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पूछा है, मीन्स उसने ये पूछा है यूरिया का मोल फ्रैक्शन, मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, वाटर का। क्यों वाटर का भाई, एक्वायर्ड सॉल्यूशन दिया है जैसे इसके पहले बताया, ये हमको चाहिए। अब देखो एक स्टेटमेंट मीनिंग बताता हूँ, देखो क्या होता है। अगर कहीं दिया है मोलैरिटी इक्वल्स टू 4.5 मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 4.5 मोलल, इसका मीनिंग क्या होता है कि 4.44 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन थी। अगर ऐसा लिखा रहा 1 मोलैरिटी की बात करता तो हम ऐसे बोलते 4.44 मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, मोलेलिटी, और उसमें हमको दिया है 4.44 मोलल, ठीक है, मोलल भी बोल सकते थे। तो इसका मीनिंग होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मीनिंग जो उनकी डेफिनेशन है, जो हमने अभी देखे फॉर्मूला, उनसे उनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी अगर ऐसा दिया हुआ तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर ये मीनिंग नहीं पता होगा आपको तो इसको करोगे कैसे, और ये मीनिंग पता होगा तो चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब बताया मैंने आपको, ठीक है, इसका मीनिंग है मोल्स। इसका मीनिंग क्या है कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि मोल्स कितने हमारे पास 4.44 मोल्स दे रखे हैं यूरिया के, यहाँ पे 4.44 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, पानी है, वाटर है। वाटर का मोलर मास कितना होता है, वेट दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो मैं ऐसे को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, क्योंकि मोलर मास वाटर का 18 होता है और यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 1000 अपॉन 18 कितना होता है, 18 5 90, 18 5 90, फिर 100, 18 5 90, फिर 100, 18 5 90, चलते जाएंगे। ये मैं लिख देता हूँ ऐसा 55.55, ठीक है। यहां तक मैंने इसको लिख दिया, इसको सॉल्व करना कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊँ तो कुछ ऐसा आना चाहिए, रुक जाओ, 4.44 अपॉन 9999, ऐसा आएगा। नहीं 50 नहीं लेंगे, भावना में ज़्यादा लग गया मैं, 59.99 आएगा। इसको मैं राउंड ऑफ मार के लिख सकता हूँ 4, मुझे क्या 10 to -3 चाहिए ना, 4440 अपॉन 60, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको, एंड इसको मैंने काटा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ 10 to the power -3, क्योंकि हमें -3 में आंसर चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 6 7 42, 2 4 6 4 24, 74 आंसर आ रहा है हमारा, इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 74 आंसर आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप था तो 74 हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, 10 to the -3 करना था, मैंने थोड़ा शिफ्टिंग करी, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हुआ तो आप उसको देख लेना आराम से, ठीक है। अब इसके बाद कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैसा है कि आपको 2 सोल्यूशन दिए H2SO4 के, इधर एक H2SO4 का सोल्यूशन दिया, उन दोनों को आप मिक्स करोगे तो उनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा H2SO4 को, ये आपको बताना है। तो आप कहानी में क्या करोगे, देखो 98% H2SO4 है, इसका मीनिंग क्या है, देखो 98 ग्राम 98% है, इसका मीनिंग 100 ग्राम में से 98 ग्राम कौन है, H2SO4, बचा हुआ 2 ग्राम कौन है, वाटर है। तो वहां से आप H2SO4 का निकाल सकते हैं मोल्स, वाटर का निकाल लेना। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा करना, H2SO4 का निकाल लेना, वाटर का निकालना, दोनों का निकालने के बाद दोनों को सम करना, एंड लास्ट में ये फॉर्मूला लगाना H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। दोनों साइड के मिला के, यहाँ पे भी दोनों साइड के मिला के H2SO4 प्लस दोनों साइड का मिला के वाटर के मोल्स, ठीक है। जब आप इतना करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है। आंसर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट एक्वायर्स यूरिया सॉल्यूशन। क्या पूछा, क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O पूछा है। इसका मीनिंग क्या लगेगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, यूरिया के, ठीक है। यूरिया के पूछा है, हमें क्या दिया है 10% बाय वेट। अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, वहां पे 20% दिया था जब अपने स्टार्टिंग में देखे, 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट एक्वायर्स यूरिया सॉल्यूशन। एक्वायर्स वर्ड आया, मीनिंग सॉल्वेंट कौन होगा, H2O सॉल्वेंट होगा, ये सोल्यूट होगा कौन, यूरिया। इसका मीनिंग क्या है कि ये 10 ग्राम है और ये 90 ग्राम है। अगर मुझे किसी का ग्राम पता लग गया तो मैं उसके मोल्स निकाल सकता हूँ, जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यूरिया की वेट कितना आता है यूरिया का, यूरिया होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, इसका वेट होता है कितना 28, कार्बन कितना हो गया 12, 4 हाइड्रोजन है 4, और कौन बचा ऑक्सीजन कितना है 16, 16 4 20 30 60, ठीक है 60 आएगा। ये कितना आएगा 90/18,
अब डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, मोल्स ऑफ H2O 18 5 है, यहाँ पे 5 प्लस यूरिया कितना है 1/6। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 5/6 5 30 प्लस 1 31, 6 ऊपर गया कितना आएगा 30/31। ऑप्शन देख के निकाल सकता हूँ जी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 30/31 नो डाउट 0.967 आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे आपको यही आएगा, अप्रोक्सीमेटली आइडिया तो लग ही जाता है ना। 31 9 से करोगे तो इतना ही कुछ आएगा, ठीक है 9 तक। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल में जो पूछा है उसका फॉर्मूला पहले लिखने का। अब क्या दिया हुआ है, सब क्वेश्चन हो गए और किसके बाद नहीं है, ये हो गया, ये वाला होमवर्क मिला, ये भी हो गया, ये कुछ नहीं छूटा। 6 7 क्वेश्चन भी इजी था, आसान था। लास्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। Given below are two statement in 30% weight by weight solution of methanol and CCl4, the mole fraction of is। अभी तो किया हमने इस टाइप का क्वेश्चन, जस्ट पीछे वाला स्टेटमेंट में जैसा है इसको आप करना, होमवर्क है आपका। सेकंड वाला क्या है, स्टेटमेंट 2, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड CCl4 शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ मैंने पढ़ाया नहीं, ये चैप्टर का पार्ट नहीं, बट क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता सकता हूँ, ओरली हो जाएगा। देखो हमें ये बात तो पता है कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का मिलाने के बाद इंटरेक्शन अच्छा हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, नेगेटिव रॉड्स लॉ हमको देखने को मिलता है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। अगर दोनों का इंटरेक्शन खराब रहा तो मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ा मीन्स पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। अब मुझे बताओ मिथेनॉल और CCl4 में ये एक पोलर कंपोनेंट है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लगा हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये नॉन पोलर है। क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर का वैसे ही इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, मिथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा जाके, मतलब उसे बीच में, इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों का इंटरेक्शन बाद में बेकार हो गया। अगर इंटरेक्शन बेकार हुआ तो मीनिंग वेपर प्रेशर कैसा होगा, बढ़ जाएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन हो गया खराब, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज करेक्ट, मैं लिख देता हूँ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट है। तो अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आपको तो बता दिया स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ए और बी में से जो भी होगा आप फर्स्ट वाला करके बताना, क्योंकि उसका और इसका लॉजिक सेम है इसलिए मैंने बताया नहीं, और आसान ही था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दिया था पर परसेंटेज वेट दिया हुआ है तो हम वेट से उसके मोल निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन में डाल देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको अलग अलग दो दिए हुए, देखो एक ये वाला दिया हुआ है, मैं इसको बता दें 98 ग्राम एक्चुअल में रहेगा, उसमें से 98 कौन है, H2SO4 और 2 वाटर है, और इधर क्या दिया 49 में से 49% दिया, सॉरी 49% दिया हुआ है, तो 100 ग्राम में से 49 ग्राम होगा H2SO4, बाकी बचा हुआ 51 होगा वाटर। दोनों के मोल्स निकालना, इधर ही मोल्स निकालना, फिर लास्ट में पूरे H2SO4 को मोल्स निकाल के ऊपर लिख देना और नीचे ये वाले फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर लिए। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। हमने पहले बहुत थ्योरी देखी, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करे। हो सकता है न्यूमेरिकल आपको फास्ट लगे, अगर आपको फास्ट न्यूमेरिकल लग रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको सब बढ़िया लग रहा है तो वो भी बताएं कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, जिससे मुझे फीडबैक मिलेगा और मैं भी उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर बहुत बढ़िया रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी आके अपना समय दिया, जिन भी स्टूडेंट ने अपना समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के पढ़ते रहिए और अपनी रैंक को इम्प्रूव करते रहिए।